हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए अलेक्जेंडर पोप, जो कि एक न्यू क्लासिकल पोएट थे। उनके द्वारा लिखा गया द बेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉक एपिक द रेप ऑफ द लॉक। इंग्लिश लिटरेचर में इसके अलावा कोई दूसरी मॉक एपिक इतनी शानदार नहीं लिखी गई है आज तक। मैं यहाँ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा कैंटो फर्स्ट के थर्ड यू कहे फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेंजा को, क्योंकि ये लेंदी हो सकता है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट ये है जो आपको दी जा रही है, इसके साथ जो ये पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स मैंने खुद के नोट जब मैंने जीआईसी लेक्चर क्रैक किया था उसमें, या D++B के दौरान, या यूपी TGT PGT जो भी मेरा क्रैक हुआ है अभी तक, उनमें मैंने ये नोट्स जो थे वो बनाए हुए थे, जिसको मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। पर ये कैंटो फर्स्ट स्पेसिफिक है। बहुत सारे और भी आपको पता होगा, इसमें कैंटोज 5 हैं और बायोग्राफी भी है हमारे अलेक्जेंडर पोप की। अगर आपको बायोग्राफी चाहिए होगा या टोटल आपको पॉइंट्स चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं हम एक एक पॉइंट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि यहाँ आपको बताया गया कि ये मॉक हेरोइक नैरेटिव पोएम है, आपको पता है, ये याद रखना आपको होगा कि मॉक हेरोइक कभी कभी पूछेगा, मॉक एपिक है ये, कभी कभी पूछेगा ये नैरेटिव पोएम है, तो ये दोनों याद रखिएगा। होरिसन सटायर है ये या स्पूफ है ये। एक एग्जाम में यूजीसी नेट में पूछा गया था स्पूफ, तो ये याद रखिएगा ये स्पूफ है। स्पूफ क्या होता है? वो होता है एब्सर्ड इमिटेशन, नीचे मैंने लिख दिया है, जिसे बर्लेस्क भी कहते हैं। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है यहाँ लिखा हुआ है कि ये पहली बार जो पब्लिश हुआ था ना, वो एनोनिमसली पब्लिश हुआ था, यानी कि जब फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुआ था तो उस पर राइटर का नाम नहीं लिखा था, बिना राइटर के जो है वो पब्लिश हो गया था, और वो 1712 में पब्लिश हुआ था। ये जो मैंने यहाँ ब्लॉक किया है इसको, यानी आप कह सकते हो कि जो कलर किया गया है, वो एग्ज़ाम में पूछा गया था कि 1712 यानी कि फर्स्ट जो पब्लिकेशन था ना, उसके बारे में पूछा गया था कि व्हाट वाज द टाइम व्हेन इट वाज पब्लिश्ड फर्स्ट। तो याद रखिएगा ये 1712 में पब्लिश हुआ था 2 कैंटोज में, और ये पब्लिश हुआ था लिंटन्स के मिससेलेनियस पोएम्स में। तो ये याद रखिएगा आप, किस में पब्लिश हुआ, बिना नाम के पब्लिश हुआ, कब पब्लिश हुआ, और कितने कैंटोज में पब्लिश हुआ। कैंटो 1 की बात अगर करें तो इसमें 148 लाइन्स है, कहीं कहीं 147 लाइन्स लिखा हुआ है, पर ये 148 लाइन्स है, विच मीन्स देर आर 74 हीरोइक कपलेट्स। हीरोइक कपलेट्स क्या होता है? ये राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर होता है, यानी कि ये जो होते हैं ना, ये फर्स्ट सेकेंड दोनों लाइन जो होते हैं वो रिपीट करेंगे, AA, फिर BB, फिर CC, फिर DD, फिर EE। आप अभी देखेंगे तो राइमिंग स्कीम जो होगी वो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, वो रानी पानी जो मैच हो रहा है ना लास्ट वर्ड लाइन का, तो फर्स्ट का सेकंड से मैच करेगा, फिर थर्ड का फोर्थ से मैच करेगा, ऐसे। इसे कहते हैं हीरोइक कपलेट। कपलेट का मतलब होता है 2 लाइन का स्टैंजा आप कह सकते हो, या 2 लाइन की पोएम। तो यहाँ आप अगर देखेंगे तो ये जो है ये हाई बर्लेस्क है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, और मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए जो है वो लिख दिया है कि ये बर्लेस्क जो होता है वो स्पूफ भी कहते हैं, या इसे एब्सर्ड इमिटेशन कहते हैं। एब्सर्ड क्यों? क्योंकि ये मॉक एपिक है। एपिक जो एक महाकाव्य होता है, जिसमें बड़े बड़े लोग होते हैं, राजा महाराजा होते हैं, लड़ाइयाँ बड़ी बड़ी ली जाती हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत बड़े काम के लिए, बहुत बड़े रिजल्ट के लिए लड़ी जाती है, और कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत बड़ा होता है। पर यहाँ ये मॉक है, छोटी लड़ाइयाँ छोटे लोगों के बीच में, जैसे घरेलू लड़ाइयाँ जो होती है, डोमेस्टिक जो आपकी होती है कॉन्फ्लिक्ट्स आपके आसपास आप देखे होंगे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ाई जो होती है ना, वो मॉक एपिक है, और वो एक एब्सर्ड इमिटेशन होता है किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट जो आपका है स्लाइड, वो है, ध्यान से देखिएगा, जो सेकेंड एडिशन आया था, रीइश्यूड एडिशन जो आया था, वो उसके टाइटल पेज पर लिखा था रिटन बाय मिस्टर पोप। वहाँ भी अलेक्जेंडर पोप नहीं लिखा हुआ था, वो 1714 में था और 5 कैंटोज में था। टोटल याद रखिएगा 794 लाइन्स है। मैंने आपको कैंटो 1 का भी लाइन्स लिख दिया, एग्जाम में कैंटो 1 पूछ सकता है और टोटल भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं कि कैंटो 1 LT ग्रेड में आए तो आप कैंटो 1 को ही पढ़ करके जाइएगा, टोटल भी पढ़ लीजिएगा। और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी, वो कैंटो 1 से बाहर की है जो मैंने लिखी है। हालांकि मैंने बहुत सारे मैटर्स एक्सक्लूड किए हैं ताकि आपको जो है वो बर्डन ना लगे कि आपको कैंटो 1 स्पेसिफिक है ये।
और एक चीज़ और, मैं कैंटो 1 को यहाँ पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं और बहुत सारे, चूँकि मैंने आपको बताया 148 लाइन्स है जो एक वीडियो में बनाना मुश्किल है, और अगर बनाया भी जाए तो वो 2 घंटे लगने वाले हैं डिटेल में अगर बताई जाए तो, जो कि आप लोगों के पास या बहुत लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है। मैं ही अगर कुछ देखता हूँ तो इतना पेशेंस नहीं होता है कि वो 30-40 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियो देखी जाए। तो मैं चाहूँगा कि जो है इसे 3 पार्ट में डिवाइड की जाए ताकि आप जो है आसानी से इसे देख सकें। नेक्स्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि इसमें 6 इंग्रेविंग्स भी है। इंग्रेविंग्स याद रखिएगा कि न केवल 1714 में टोटल 5 कैंटोज में ये पब्लिश हुआ, बल्कि इसमें 6 इंग्रेविंग्स जिसे कहते हैं नक्काशी के साथ ये पब्लिश हुआ था। और जो फाइनल फॉर्म था पोएम का वो 1717 में आया, और 1717 में ऐड किया हुआ क्लैरिसा की स्पीच। ये भी UGC नेट और DSSB PGT में पूछा गया था। क्लैरिसा की स्पीच, क्लैरिसा बाद में ऐड हुई एक करेक्टर, तो इसकी एक स्पीच है जो मोरल, ये भी याद रखिएगा कि वो स्पीच जो दी थी वो मोरल रिफ्लेक्शन पर था, ब्यूटी और वर्च्यू के, स्पेशली गुड ह्यूमर से रिलेटेड। तो क्लैरिसा ने बाद में जब लड़ाई हो रही थी और फिर हो गई तब उसने स्पीच दिया, तो वो 1717 में ऐड हुआ था। तो इस तरीके से फर्स्ट 1712, फिर 1714, नॉर्मली 1714 तक पूरी तरह से पब्लिश हो चुका था, बस 1717 में जो है ये स्पीच के कारण इसको ऐड किया गया। नेक्स्ट स्लाइड है ये। पोएम जो है ना वो बेस्ड है एक्चुअल इंसिडेंट पर, मतलब ये जो है ये इमेजिनेटिव नहीं है, एक्चुअल इंसिडेंट हुआ था जो बताया गया था पोप के फ्रेंड जॉन कैरल महोदय के द्वारा। जॉन कैरल एक रियल कैरेक्टर है, और अरबेला फर्मर जो इनकी पड़ोसी हैं, लेडी हैं, ये हीरोइन भी हैं जिनका नाम चेंज हो चुका है बेलिंडा के नाम से इस पोएम में। और इनके जो शूटर हैं, जो प्रेमी हैं, लॉर्ड पीटर फ्रॉम, ये सब जो है ना ये कैथोलिक फैमिली से रिलेटेड है, क्योंकि आपको पता होगा एलिजाबेथ पोप जो थे वो कैथोलिक फैमिली से रिलेटेड थे, और उस समय इंग्लैंड में जो था वो एंग्लिकन का रूल था, इसलिए कैथोलिक जो फॉलोअर्स थे उनको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करने पड़े थे। जैसे यहाँ लिखा भी है कि ये सफ़र्ड लीगल रेस्ट्रिक्शंस एंड पेनल्टीज़, यानी कि इनको एजुकेशन में, कि एजुकेशन ये नहीं पा सकते हैं, या वोट के लिए हालांकि तो बाद में ही हुआ था, लेकिन तब भी वोटिंग सिस्टम था। वोटिंग सिस्टम राजाओं के लिए, लॉर्ड्स के लिए या बिशप्स के लिए या बहुत सारी चीज़ों के लिए तब भी था। तो इनको किसी भी तरीके से कहीं भी कोई भी सुविधा नहीं मिलती थी। यहाँ तक कि यहाँ मैंने एक और पॉइंट ऐड किया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि उस समय 16 साल की एज के बाद कोई भी कैथोलिक जो है उसे लंदन या वेस्टमिंस्टर से 10 मील यानी माइल्स दूर जाना पड़ेगा, 16 किलोमीटर दूर बसना होगा, यानी लंदन को छोड़ना पड़ेगा। लंदन से 16 किलोमीटर दूर ही बस सकते हो आप, या वेस्टमिंस्टर से 16 किलोमीटर दूर बच सकते हो अगर तुम कैथोलिक हो तो। केवल एंग्लिकन जो थे वो राज करते थे, कैथोलिक जो था वो बाद में आया, वो टेक्स्ट एक्ट के द्वारा, फिर और भी एक्ट जो थे वो ऐड होते गए, और फिर जाकर के इनको मिला 19th सेंचुरी में मिला था इनको कि ये भी रह सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं एंग्लिकन्स के साथ। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पीटर जो महोदय थे, ये अरबेला जो रियल मैंने आपको बताया कैरेक्टर पीटर हैं, कैरेक्टर अरबेला है। अरबेला के जो बाल थे ना, लॉक मतलब होता है, आप कह सकते हो लॉक ऑफ हेयर, बाल के गुच्छे ऐसे होता है कुछ, लट जिसे कहते हैं हम बालों के, तो उसको इन्होंने काट लिया क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था इनको, पता नहीं क्या इनको दिमाग में आया। ये रियल घटना आपको बताई जा रही है, और बिना उसके परमिशन के, वैसे भी कौन परमिशन देता कि मेरे बाल काटो, तो बिना परमिशन के महोदय ने काट लिया, और जिसका कंसिक्वेंट क्या हुआ, झगड़ा हुआ। झगड़ा क्या हुआ, दोनों परिवारों के बीच में पूरी की तरह से जो है एक दूसरे ने जितने भी आरोप लगाने का मौका जिन्हें मिला वो लगाया, और यहाँ तक कि कुछ छोटी छोटी चीज़ों से इन्होंने एक दूसरे पर वार भी किया। पर वो वार जो था ऐसा नहीं था कि वो युद्ध की तरह मानी जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेडिकेट किया गया है जॉन कैरल महोदय को, जो इनके दोस्त हैं अलेक्जेंडर पोप के, जिन्होंने बताया था कि ये घटना घटी मेरे पड़ोस में। तो पीटर और अरबेला महोदय जो हैं ये जॉन कैरल की पड़ोसी थे दोनों लोग, और इन्होंने बताया अलेक्जेंडर पोप को कि ये घटना घटी, और पोप ने जो है इसको फिर ऐसे एपिक के रूप में लिखना शुरू किया। हाँ, बाद में जो था, चूँकि पहले बिना अरबेला फर्मोर के परमिशन के इन्होंने फर्स्ट जो एडिशन है 1712 का वो पब्लिश कर दिया,
बिना परमिशन के। लेकिन बाद में इनको लगा, या बाद में हो सकता है कि अरबेला ने कहा हो अलेक्जेंडर पोप से कि मुझे अच्छा नहीं लगा जो जिस तरीके से मुझे आपने डिस्क्राइब किया है कैंटोस 2 तक। तो इन्होंने क्या किया, पोप ने सेकेंड एडिशन में एक लेटर लिखा अरबेला फर्मर के नाम, जो डेडिकेट किया इनको, कहा कि अब ये पार्ट जो है ये डेडिकेट किया गया है अरबेला को। तो अरबेला को जो है सेकेंड पार्ट के बाद जो है थर्ड फोर्थ फिफ्थ में थोड़ा अच्छा बना करके दिखाया गया है इस कैंटोज में या इस एपिक में। तो इस तरीके से आप कह सकते हो जॉन कैरल को पूरी तरह से डेडिकेट किया गया, लेकिन सेकेंड एडिशन का जो है पार्शियल पार्ट जो है वो अरबेला फर्मर को डेडिकेट किया गया ताकि ये भी लड़की औरत खुश रहे। अब यहाँ देखेंगे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो है या मैसनरीज जो है वो यूज्ड है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी मैसनरीज या कौन सा एलिमेंट जो है वो यूज्ड है रिप ऑफ द लॉक में, या सुपर नेचुरल एलिमेंट या मैसनरीज किस पोएम में यूज़ किया गया है। 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें आपका रेप ऑफ द लॉक का कैंटो 1 हो सकता है, कैंटो 1 लिखा हो या ना लिखा हो, सीधे रेप ऑफ द लॉक लिखा हो। कौन कौन से इसमें सिल्फ क्या होती हैं, एयर जो फ्लर्टियस जो विमेन होती है ना, जो फ्लर्ट करती हैं, जब वो जिंदा होती हैं मरने के बाद जो है वो सिल्फ बन जाती हैं, और ये एयर एलिमेंट होती है, यानी कि उड़ती हैं, उड़ने वाली ये एलिमेंट बनती हैं, नेचुरल सुपर नेचुरल बनती हैं ये। लेकिन ऐसी औरतें याद रखिएगा जो फ्लर्ट करती हैं मरने के बाद वो बनती हैं एयर सिल्फ। फायर यहाँ पर लिखा हुआ है कि फायरी टेम्पर्ड वीमेन, ऐसी वीमेन जो बहुत ही ज़्यादा टेम्पर्ड हों, उग्र हों, वो फायर तत्व उनमें होता है, फायर एलिमेंट होता है, वो फायर में पाई जाती हैं और इन्हें सेलेमेंडर्स कहा गया है। निम्फ जो होती हैं वो होती हैं काइंड हार्टेड वीमेन, बहुत दयालु होती हैं, मरने के बाद ये निम्स बनती हैं जो वाटर में पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा सिल्फ जो है वो एयर में, सेलेमेंडर्स फायर में, निम्स वाटर में, ये सब सुपर नेचुरल मशीनरीज हैं। ये मैंने लिखा ना कि सिल्फ जैसे एरियल जो आपको दिखेगा इसमें कि एरियल डिस्क्राइब करता है कुछ पार्ट्स इस कैंटोज में, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने बोला कि एरियल डिस्क्राइब करता है, ये मेल है, हालांकि यहाँ मैंने बताया वीमेन मैक्सिमम वीमेन ही बताई गई हैं कि वीमेन मरने के बाद बनती हैं सिल्फ या सेलेमेंडर्स या नेम्स या नोम्स, और ये इनके एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं। लेकिन एरियल जो है वो मेल है, ये याद रखिएगा, एरियल जो है वो मेल है, वो मेल आप कह सकते हो गार्जियन है, यानी कि वो चीफ सिल्फ है। नेक्स्ट है नोम्स, जैसे कि मैंने कहा नोम्स या ड्वार्फ डीमंस, ये जो है ये अर्थ से रिलेटेड होती हैं और ये मिस्चीवियस वीमेन होती हैं, जब अपनी लाइफ में होती हैं तो बड़ी ही गंभीर और शरारती औरत होती हैं, ये गंभीरतम शरारत करती हैं ये। जैसे कि एम्ब्रियल इसमें यूज्ड है, एक कैरेक्टर है एम्ब्रियल जो कि नोम्स है, तो ये अर्थ में पाई जाती हैं, अर्थ में, गुफा में, ऐसे केव में, जैसे इसमें लिखा होगा केव ऑफ स्प्लीन, आप जब पढ़ोगे रेप ऑफ द लॉक के कैंटो 2 और 3 में। ये एक और पॉइंट ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, लिखा हुआ इसमें कि ये जो सुपर नेचुरल मशीनरीज है ना वो लिए कहाँ से गए हैं, वो लिया गया है ली कॉम्टे डी गैबलिस, एक बुक है वहाँ से ली गई है, जिसके ऑथर हैं अबे निकोलस, पायरे हेनरी डी मॉनफॉकन डी विलर्स। ये इतना बड़ा नाम है, हालांकि आपको देखना होगा, ये देता है इसमें निकोलस मॉनफॉकन डी विलर्स, ये नाम इनका आएगा अगर पूछा जाएगा तो। वैसे नॉर्मली जहाँ तक मैंने अभी तक एग्ज़ाम देखा वो यही पूछता है कि कहाँ से सुपर नेचुरल एलिमेंट अलेक्जेंडर पोप ने यूज़ किया हुआ है अपने इस एपिक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसे, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप। ये पोएम के कैरेक्टर्स हैं, ये रियल पर्सन है जहाँ से ये लिए गए हैं कैरेक्टर्स, और ये इनकी रोल है जो इंसिडेंट करते हैं इस एपिक में, वो लिखा हुआ है। जैसे बेलिंडा जो है वो अरबेला फर्मोर जो रियल पर्सन है उससे ये इंस्पायर्ड है, तो बेलिंडा नाम कर दिया गया इनका। इसमें बैरन लिखा हुआ है, वो लॉर्ड रॉबर्ट पीटर महोदय हैं जिन्होंने बाल काटे थे इनके, और सर प्लूम जो हैं वो जॉर्ज ब्राउन हैं जो अरबेला की फ्रेंड हैं, और ये प्रोटेस्ट करते हैं जब उसके बाल कट जाते हैं कि बाल लौटाओ। मतलब पता नहीं क्या था कि बाल काट दिया गया तो बाल मांग रहे हैं। अब बाल मांग के क्या करोगे, फेविक्विक तब था नहीं और रहा भी होगा तो क्या करोगे चिपका करके। हो सकता है शायद शो ऑफ में लगाएं या अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए सर प्लूम और
थेलेस्ट्रिस, इन दोनों ने, ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि किसने प्रोटेस्ट किया जब इसके बाल काटे गए, कि बाल वापस करो टाइप का, हमारी मांगे पूरी करो, जैसे प्रोटेस्ट होता है वैसे बाल वापस करो या लॉक वापस करो। तो सर प्लूम और थेलेस्ट्रिस ये दो हैं, इनका नाम ये है, ये भी अरबेला के फ्रेंड हैं, ये फ्रेंड हैं, वीमन है, ये वुमन है, ये सर प्लूम की वाइफ है, यानी कि पति पत्नी दोनों लोगों ने प्रोटेस्ट किया था साथ में, अच्छी बात है, तब ऐसा होता था। कैरल जो है वो जॉन कैरल हैं, जो डेडिकेटेड पर्सन है, जिनको डेडिकेट किया गया है ये पोएम, इन्हीं की सजेशन थी तब लिखा इन्होंने। और क्लैरिसा जो लास्ट में ऐड हुई कैरेक्टर, वो बताया नहीं गया है कि वो है कौन, और वो मोरलाइज करती है पोएम को लास्ट में, वो एक मोरल स्पीच देती है लास्ट में। मोरल स्पीच याद रखिएगा क्लैरिसा ने दिया था, नहीं कैंटो 1 में पूछा जाएगा अगर, तो किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा रखा है, बाकी तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एक्सक्लूड किए गए हैं। जो नेक्स्ट है पॉइंट, जिसके बाद हम पोएम शुरू करेंगे, वो ये है कि रेप ऑफ द लॉक जो इंस्पायर्ड है तो रियल इंसिडेंट पर ये बेस्ड, पर बावजूद इसके रियल इंसिडेंट तो था, पर इन्होंने कहीं और से कुछ चीज़ों को लिया, तब जा करके मिला जुला करके इन्होंने एपिक बनाया, वरना वो गाना पोएम नॉर्मल लिरिक बना सकते थे, मॉक एपिक बनाने की क्या जरूरत थी। तो इन्होंने यहाँ से लिया, तो टैसोनी का रेप ऑफ द बकेट, रेप ऑफ ए बकेट, विडास का गेम ऑफ चेस, या बोलियोस का ले लट्रिन, ये लिया गया है, इंस्पायर्ड है इनसे ये आपका पोएम जो आप पढ़ने वाले हो। हम शुरू करते हैं अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो आपको 2 लाइन दिखेगा ना, अजीब सा, मतलब न पढ़ने लायक, ये जो है ये एपिग्राम है या एपिग्राफ है, यानी कि स्टार्टिंग में पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रेप ऑफ द लॉक का स्टार्टिंग जो है, ओपनिंग जो लाइन्स है, वो कहाँ से लिया गया है, किसके द्वारा लिखा गया था, कौन से एपिग्राम से लिया गया था, या ट्रांसलेशन पूछ सकता है उसका। तो ये आप याद रखिएगा, मैंने ट्रांसलेशन भी रखा है और कुछ और पॉइंट्स मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर दूँ ताकि आप साफ साफ देख सको। तो ये जो है ना, ये जो 2 लाइन की है, आपको जो मैंने बताया 148 लाइन्स टोटल हैं, वो एक्सक्लूड है ये 2 लाइन, ये 2 लाइन उसमें नहीं शामिल है। क्यों? क्योंकि ये मार्शल महोदय ने लिखा था। मार्शल का जो पूरा नाम था वो था मार्कस, मैं अगर यहाँ लिखूँ तो, वैसे राइटिंग मेरी बहुत ज़बरदस्त है, फिर भी पढ़ने की कोशिश करिएगा। वेलेरिस, VALERIUS, और मार्शल्स जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इनके द्वारा लिखा गया था। और बुक का नाम था यहाँ पे एपिग्राम्स। हालांकि बुक मैंने ढूंढा कि क्या एपिग्राम्स बुक हो सकता है, तो एपिग्राम्स ही मिला मुझे। और एपिग्राम जो ये 12.84 लिखा है ना, 12 मीन्स होता है बुक 12, यानी कि इन्होंने जो बुक लिखी है, कई सारी बुक्स लिखी है, जिसमें 12वें नंबर की बुक में 84 ये जो है, ये है एपिग्राम नंबर 84, एपिग्राम EPIGRAM, एपिग्राम नंबर 84 का ये 2 लाइन है। तो ये आपको एड्रेस दे रहा है कि अगर आपको सर्च करना है कि मार्शल की किस बुक में, किस एपिग्राम में, कहाँ पर ये मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा 2 लाइन्स। दोनों लाइन की जो ट्रांसलेशन है वो आप देख लीजिएगा। एक और चीज़ यहाँ लिखा है बेलिंडा, यहाँ भी लिखा है बेलिंडा। आप सोचोगे कि बेलिंडा पहले यूज्ड हो चुकी है मार्शल के द्वारा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे महोदय जो हैं पोप, वो बहुत चालाक हैं, उन्होंने क्लेवरली जो है इंसर्ट किया है बेलिंडा का नाम, ताकि ऐसा लगे कि ये रिलेट कर रहा है मॉक एपिक से हीरोइन का नाम। तो बेलिंडा यूज नहीं है, आप वैसे भी देख सकते हो, ये कॉमा लगा के उन्होंने बीच में घुसा दिया है। तो ये जो है ना, ये एक्सक्लूडेड था, इन्होंने अपने आप से लगाया है, मार्शल वाले बुक में ऐसा नहीं था। शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेंजा से। वॉट डायर, डायर मीन्स होता है सीरियस ऑफेंस, एमरोस मीन्स होता है लव या रोमांस, कॉज स्प्रिंग्स मतलब होता है एराइज या क्रिएट होना। तो कितने गंभीर समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं प्रेम के कारण। यहाँ पर कवि जो है यही बताना चाहता है कि प्रेम के कारण कितनी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती है गंभीर समस्या प्रेम में, वो आपको दिखेगा, कैंटो 1 में भी दिख जाएगा थोड़ा सा। व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट, माइटी मीन्स होता है ग्रेट, कॉन्टेस्ट मीन्स होता है बैटल। तो कितने महान युद्ध छिड़ जाते हैं, वो भी किससे, ट्रिवियल थिंग से। तो छोटी छोटी चीज़ों से, तुच्छ चीज़ों से कितने बड़े बड़े महान युद्ध लड़ने लगते हैं लोग, ये भी बताएगा इस पोएम में कि क्या होता है ऐसा।
अब यहाँ जो पोएट है वो इन्वोक करता है डायरेक्टली, चूँकि आपको पता है कि हर एपिक का एक फीचर होता है कि उसमें इन्वोकेशन होता है म्यूज को। म्यूज जो होती हैं वो गॉडेस ऑफ पोएम या गॉडेस ऑफ इंस्पिरेशन होती हैं, जिनके इंस्पिरेशन में जो है वो पोएट जो है वो लिखना शुरू करता है अपनी कविता को। वो ये मानता है कि मुझे जो इंस्पिरेशन मिली है कविता लिखने की वो म्यूज के द्वारा मिली है, जो 9 म्यूजेज हैं उनमें से किसी एक की, और वो है हमारी गॉडेस ऑफ इंस्पिरेशन या गॉडेस ऑफ पोएम या पोइट्री। तो ये डायरेक्ट कहते हैं मैं ये गाता हूँ, ये पोएम जो गा रहा हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ इस वर्ड्स को, वो कैरल को डेडिकेट करता हूँ। डायरेक्ट डेडिकेशन है जॉन कैरल जो इनके फ्रेंड थे, और म्यूज को फिर ये इन्वोक करते हैं जो क्योंकि एपोस्ट्रोफी लिखा हुआ है इज ड्यू। और जो मैं ये म्यूज को संबोधित करते हुए, म्यूज को इन्वोक करते हुए, आवाहन करते हुए जो मैं ये कविता लिख रहा हूँ कैरल को ना, ये ड्यू है। ड्यू का मतलब यहाँ पे है परफेक्ट है, उचित है, यानी कि बाकी है। दिस इवन देखिएगा आपको एपोस्ट्रोफी, यहाँ भी एपोस्ट्रोफी आपको लगाया हुआ मिलेगा। ऐसे ही पोएम में बहुत सारे ये एपोस्ट्रोफी मिलेंगे। आपको बता दूं मैं कि ये जो होता है एपोस्ट्रोफी, ये नॉर्मली पोएट तब लगाता है जब उसे एक सिलेबल कम करना होता है। जैसा कि आपको बताया गया है कि ये हीरोइक कपलेट है। हीरोइक कपलेट का मतलब होता है कि जिसके दोनों लाइन जो होते हैं फर्स्ट सेकेंड के वो मैच करते हैं, स्प्रिंग्स थिंग्स। उसके बाद जो थर्ड होगा वो फोर्थ से मैच करेगा, फिफ्थ होगा सिक्स से मैच करेगा। ये जो आपस में फर्स्ट सेकेंड लाइन का, थर्ड फोर्थ लाइन का, फिफ्थ लाइन का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, फिफ्थ सिक्स का, वो जो होता है हीरोइक कपलेट होता है। ठीक है, तुकांत जो है होते हैं वो फिट बैठते हैं अल्टरनेट जो लाइन्स हैं। यहाँ आपको ये भी पता है कि ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर में। और आयम्बिक पेंटामीटर जो होता है वो 10 सिलेबल से बनता है। आयम मतलब 2, पेंटा मीन्स 5 सिलेबल, तो ये 10 सिलेबल होते हैं एक लाइन में। अब अगर महोदय ये मान लीजिए ये इवेंट को EVEN लिख देते, EVEN, केवल ई ही तो बढ़ाना था इसमें। अगर आप देखें इसमें केवल ई बढ़ाना था, लेकिन उन्होंने ई को हटा करके क्या किया, एपोस्ट्रोफी लगा दिया। तो ई अगर बढ़ा देते तो एक सिलेबल बढ़ जाता, क्योंकि नॉर्मली वॉवेल से ही सिलेबल बढ़ता है, हर वॉवेल से सिलेबल नहीं बढ़ता, पर अगर सिलेबल है तो वो वॉवेल से ही होता है। तो यहाँ पर एक सिलेबल बढ़ जाता, वो 10 जो सिलेबल का एक इनका पैमाना है, जो मेजरमेंट है, वो बिगड़ जाता बैलेंसिंग। इसलिए ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे। और दूसरा जो अनजाने में हो जाता है, ये तो जानबूझकर के करता है पोएट, पर एक अनजाने में ये हो जाता है कि जब एक लेटर खा जाते हैं ये, तो उसे इलिजन नामक फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, ELISON। राइटिंग मेरी शानदार है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ बहुत पहले भी, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा मेरी राइटिंग। इलिजन जो है वो फिगर ऑफ स्पीच भी बन जाती है। तो दो रीज़न यहाँ आपको मिल गए इसके होने के। तो यहाँ लिखा है कि दिस मतलब ये वर्स, ये पोएम जो है, इवन बेलिंडा, जो बेलिंडा है आपको बताया जा चुका है बेलिंडा के बारे में, मे वाउचेफ का मतलब होता है परमिट, परमिशन। व्यू का मतलब होता है रीड। यहाँ तक कि ये जो कविता है इसे मैं चाहूँगा कि बेलिंडा भी, यानी कि अरबेला फॉर्मर भी जो है वो परमिशन दे और वो रीड खुद भी करे। वो परमिशन दे कि मैं इसे लिखूं, और वो परमिशन अपने लिए भी दे कि वो खुद पढ़ेगी, मतलब खुद को भी परमिट करे कि मैं पढ़ सकती हूँ इस पोएम को जो मेरे लिए लिखा हुआ है। स्लाइड इज़ द सब्जेक्ट। यहाँ पर पोएट कहता है कि सब्जेक्ट हालांकि जो है, जो विषय है, हालांकि ये मॉक एपिक है आपको पता ही है, तो वो स्लाइट है, लाइट है, हल्का विषय है इसका जो मैंने लिया है, लेकिन इतना भी हल्का नहीं है कि इसका प्रेज नहीं हो सकता, इसकी बड़ाई नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है, यहाँ पे प्रेज इन द सेंस कह सकते हो आप कि बेलिंडा और कैरल जिनके बारे में ये लिखा जा रहा है ये पोएम, या और पीटर के बारे में भी, वो जो रिसीव करेंगे इस पोएम से ना, वो इन्हें इमोर्टलाइज कर देगा। भाई पोइट्री किसी को भी इमोर्टलाइज कर देती है, जैसे कि जॉन कैरल को कोई नहीं जानता, या अरबेला फॉर्मर कहीं आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन ये पोएम रेप ऑफ द लॉक जो है इनको इमोर्टलाइज कर दिया है। तो जो पेज इनको मिलेगा या जो अभी भी मिल रहा है वो छोटा नहीं होगा, वो बहुत बड़ी होगी जो अभी भी हम देख रहे हैं। तो सब्जेक्ट मैटर छोटा है, पर इनकी जो बड़ाई होने वाली है वो बहुत बड़ी होने वाली है। इफ़ शी इंस्पायर, शी मतलब बेलिंडा जो है, अगर बेलिंडा इंस्पायर करती है, और ही मतलब कैरल जो है अप्रूव करते हैं। यही ध्यान दीजिएगा, ही वगैरह ये पूछ सकता है, आई वगैरह पूछ सकता है, ये डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट पूछेगा तो, इनडायरेक्ट पूछेगा तो वो कुछ भी पूछ सकता है। अप्रूव का मतलब यहाँ पर होता है, आपको पता है कि कोई भी बंदा अप्रूव करता है कि मैं ये पोएम लिखूँ। और जैसा कि आपको पता है कि जॉन कैरल महोदय जो हैं उन्होंने ही बताया था ये स्टोरी को, जो इनके साथ, इनके आसपास, इनके घर के आसपास जॉन कैरल के हुआ था।
तो उन्होंने अलेक्जेंडर पोप को बताया। तो ये मांगते हैं परमिशन कि आप अप्रूव करो, मैं इस पोएम को आगे बढ़ाऊं, और वो इंस्पायर करे बेलिंडा कि मैं इस पोएम को अच्छे से लिखूं और वो खुद पढ़े इसको। माइलेज, माइलेज मीन्स होता है माई पोएम्स, तो मेरे पोएम्स को इंस्पायर करे वो और अप्रूव करे जॉन कैरल। हम चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। यहाँ लिखा हुआ है से व्हाट स्ट्रेंज मोटिव। से मतलब यहाँ पे अपने ये देवी से, अपने ये म्यूज से जो है ये पूछते हैं, से बताओ मुझे, टेल मी व्हाट स्ट्रेंज मोटिव। मोटिव मीन्स रीजन, कौन सा अजीब सा रीजन होगा। ए गॉडेस, गॉडेस के बाद एपोस्ट्रोफ है यानी कि संबोधित की जा रही है यहाँ पर। कुड कंपेल अ वेल ब्रेड लॉर्ड, यहाँ टी के बाद एपोस्ट्रोफी है, ये है TO2। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एलिजन है और ये एक सिलेबल को कम करने के लिए लिखी जाती है। तो अ वेल ब्रेड लॉर्ड टू असॉल्ट अ जेंटल बेल, ये बेल है, बेल का मतलब होता है एक जेंटल लेडी, एक ब्यूटीफुल लेडी, बेली डांस नहीं है ये। तो ये अपने गॉडेस से पूछते हैं कि मुझे बताओ कौन सा वो अजीब सा उद्देश्य रहा होगा जो कंपेल किया, मजबूर किया, थोड़ा छोटा कर दूं, कंपेल लिखे कम से कम, जो मजबूर किया है एक वेल ब्रेड लॉर्ड। वेल ब्रेड का मतलब होता है बहुत नोबल मैन, एक बहुत ही आदर्श लॉर्ड ने, यानी कि नोबल मैन ने, या कोई बड़ा आदमी जिसे कह सकते हो आप। असॉल्ट, उसने असॉल्ट किया, उसने ऑफेंड किया एक जेंटल लेडी को। एक कुलीन व्यक्ति ने एक कोमल महिला को, एक खूबसूरत महिला को नाराज कैसे किया, ये मुझे बताओ देवी। या फिर पूछता है ये आगे कि फिर से ये और कुछ क्वेश्चन पूछेगा अपने देवी से। ओ से, अरे देवी मुझे बताओ, उससे भी ज़्यादा अजीब, स्ट्रेंज से स्ट्रेंजर हो गया। कॉज, ऐसा क्या कॉज था उससे भी ज़्यादा, येट इन अनएक्सप्लोर्ड, जिसे अभी भी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। कुड मेक ए जेंटल बेल रिजेक्ट ए लॉर्ड, कि जिसके कारण जो है एक जेंटल बेल ने, एक सज्जन महिला ने, एक ब्यूटीफुल औरत ने रिजेक्ट कर दिया एक लॉर्ड को। लॉर्ड जिसके पास बहुत पैसे होते हैं, जो राजा भी हो सकता है, मास्टर भी हो सकता है, कहीं का लैंडलॉर्ड भी हो सकता है। तो इतना बड़ा मालिक या जमींदार या पैसे वाला, उसको एक लेडी जो है वो रिजेक्ट कैसे कर सकती है, या उसने उस लेडी के बाल को काट कैसे दिया। असॉल्ट का मतलब यहाँ पे परेशान करना, ऑफेंड करना, गुस्सा दिलाना, तभी तो वो बाल काटा था। शायद लड़की जो थी बेलिंडा जो थी वो पीटर को जो है वो रिजेक्ट कर दी थी, उसके कारण वो गुस्से में उसके बाल काट दिए। ऐसा ये पूछता है अपनी म्यूज से, और म्यूज जो है वो इंस्पायर करती है और ये लिखना शुरू करता है अपनी पोएम को। इन टास्क सो बोल्ड, हालांकि जो टास्क है ना ये बहुत बोल्ड है, जो ये काम है किसी का बाल काटना, किसी को परेशान करना, या किसी को छोड़ देना, रिजेक्ट कर देना, वो भी बड़े आदमी को, ये जो टास्क है ये बहुत साहसिक टास्क है, बोल्ड टास्क है। कैन लिटल मैन इंगेज, क्या छोटे आदमी ऐसा कर सकते हैं। एंड इन सॉफ्ट बॉसम्स ड्वेल सच माइटी रेज, और क्या सॉफ्ट बॉसम, बॉसम मीन्स हार्ट्स, क्या ये सॉफ्ट जो दिल होते हैं, कोमल जो दिल होते हैं, जिसमें ड्वेल्स मतलब रहता है, सच माइटी रेज, इसमें इतने ग्रेट या इतने इंटेंस रेज, क्रोध भी रहता है, यानी कि क्या कोमल हृदयों में, दिलों में इतनी तीव्र क्रोध हो सकती है। तो ये अपने म्यूज से ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति ऐसा बड़ा काम कैसे कर सकता है, जिसका हार्ट बड़ा कोमल हो, वो इतना क्रोधित कैसे हो सकता है। नेक्स्ट जो है आपका स्टेंजा, सोल थ्रो। देखो ये लैटिन है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि सोल का मीनिंग क्या है, या ये किस लैंग्वेज से लिया गया है। ये नॉर्मली ऐसे ही पूछता है एग्जाम में। सोल जो है वो लैटिन वर्ड है सन के लिए। सन को, सॉरी लैटिन में ये और अच्छी होती जा रही है, तो सन के लिए लैटिन वर्ड में सोल कहा जाता है। थ्रो आपको बताया है THROUGH, क्योंकि ये इलिजन है, लेटस को खाने की प्रक्रिया। वाइट कर्टेंस मतलब होता है, आपको बताया जाए अगर यहाँ पे, तो ये बेडरूम की सेटिंग है। कितनी खूबसूरत बेडरूम जो है वो सेट है बेलिंडा का, जहाँ वो सोई हुई है, जहाँ लाइट जो है वो बहुत फिल्टर होकर के उस कर्टेन, उस पर्दे से, वाइट पर्दे से होके आ रही है। शॉर्ट टिमोरस रे, टिमोरस का मतलब होता है शाय, हेजिटेंट या फियरफुल, डरना। रे मतलब होता है किरणें, यानी कि सूर्य की किरणें भी जो है ना उस वाइट पर्दे से जो है वो
छट छट करके, हेजिटेट होकर के, डर डर करके उसके पास आ रही हैं। डरते हुए सन की रेज जो है वो आ रही है। तो सन का रे जो है ये पर्सोनिफाइड है, मानो कि आदमी हो, और वो डरता है बेलिंडा से, बेलिंडा के कमरे में एंटर करने से। तो वाइट पर्दे से जो है वो छट करके आता है। एंड ओपेंड, ये ओपेंड है। दोज आइज, दोज मतलब बेलिंडा की दोनों आंखें, और बेलिंडा की दोनों आंखें जो है दैट मस्ट एलिप्स द डे। ये बहुत बेहतरीन लाइन है और ये एक बार पूछा गया था यूजीसी नेट में ही शायद, कि उसकी आंखें जो है, उसकी आंखों का डायरेक्ट कंपैरिजन यहाँ पर किया जा रहा है सन से, कि सन की लाइट से भी ज़्यादा लाइट है उसकी आंखों में। ये बताने की कोशिश की जा रही यहाँ पर है कि जब वो आंखें अपनी खोलती है ना, तो मस्ट एक्लिप्स द डे। एक्लिप्स द डे जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये हाइपरबोलिक है, अतिशयोक्ति है, जो बता रहा है कि दिन के उजाले को भी मात देती है उसकी आंखें। अगर उसकी आंखें खुल जाए और सूर्य की रोशनी आए, तो सूर्य की रोशनी में उतनी चमक नहीं होगी जितनी चमक उसकी आंखों में है। नाउ लैब डॉग्स मीन्स होता है पालतू कुत्ते। गिव देमसेल्व्स, अपने आप को देते हैं राउजिंग शेक। जब उठते हैं तो झटका देते हैं। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे जो डॉग होते हैं जब वो लेटे होते हैं, जब उठते हैं तो अपने आप को झटका दे करके उठते हैं। एंड स्लीपलेस लवर्स मतलब ऐसे लवर्स जो रात भर नहीं सोए हैं, अपनी प्रेमिका से बात करने के लिए, मिलने के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए वो रात में सोए नहीं हैं। जस्ट एट 12 अवेक, ये 12 याद रखिएगा। वो 12 बजे उठते हैं, यानी कि रात में लेट में सोते हैं, या सोते नहीं हैं, सुबह 4-5 बजे सोते हैं और दोपहर के 12 बजे उठते हैं। थ्राइस रंग द बेल, 3 बार घंटी बज चुकी है। हम भी अलार्म लगा के ऐसे ही सो जाते हैं, घंटी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे बेल बजती है, तो 3 बार बज चुका है। याद रखिएगा 3 बार, क्योंकि ये पूछ सकता है कितनी बार, कितने बजे, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द स्लीपर नॉक्ड द ग्राउंड, और स्लीपर जो चप्पल का आवाज़ है, नॉक है, वो ग्राउंड पर आ रहा है, यानी कि कोई आ रहा है, या ये जो बेलिंडा है वो नींद में ही जो है वो चप्पल को पहन के जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बेल बज चुका है, ऐसा कुछ इसमें हो रहा है। पर एक जगह मैंने पढ़ा था, वहाँ लिखा था ये अपनी नौकरानी के लिए, नौकरानी को बुलाना चाहती है बेलिंडा, इसलिए अपने चप्पलों को फेंकती है, पटकती है फर्श पर, ताकि उसकी जो नौकरानी है वो सुने कि उसकी मालकिन उसे बुला रही है। एंड द प्रेस्ड वॉच, और प्रेस्ड वॉच को प्रेस, आपने हॉलीवुड मूवी में देखा होगा पुराने समय में कि पॉकेट वॉच हुआ करता था। पॉकेट वॉच जिसको निकालते थे, एक बटन टाइप का होता था, दबाते थे तो वो खुल जाता था, और खुलने के बाद वो या तो टाइम खुद बोलता था या आप टाइम देख सकते थे। मतलब वो पैक्ड होता था, बटन दबाने के बाद खुलता था, आवाज़ एक आती थी और वो टाइम बताता था, ताकि अगर कोई अंधेरे में या कोई नींद में दबाए उसे तो पता चल जाए टाइम क्या हो रहा है। ऐसा वॉच हुआ करता था। तो जब प्रेस किया जाता था वॉच को, तो रिटर्न में वो सिल्वर साउंड आता था। सिल्वर साउंड यहाँ पर सिल्वरी साउंड है। पोएट यहाँ बताना चाहता है कि उसकी आवाज़ जो है वो क्रिस्टल क्लियर है। जैसे एक सिल्वर के गिर जाने से जो खनक सी आती है ना, वो क्लियर आवाज़ जो है आती है। जब उसको प्रेस कोई करता है उस घड़ी को, तब उसमें से एक आवाज़ आती है, वो चाइम जिसे कहते हैं, CHIME। बेलिंडा स्टिल हर डाउनी पिलो प्रेस्ड, अभी भी जो बेलिंडा है वो अपने तकिए को, पिलो को नीचे पकड़ करके जो है वो लेटी हुई है, यानी अभी भी वो ड्रोजी है, अभी भी वो नींद में है। लास्ट स्टेंजा इस वीडियो का शुरू करते हैं। हर गार्जियन सेल्फ, गार्जियन का मतलब चीफ जो मुख्य है, सिल्फ का मतलब होता है एरी जो स्प्रिट है, जो हवाओं की स्प्रिट है, जो हवा में उड़ती है, रहती है, लेकिन यहाँ पर ये मेल है और ये है एरियल। तो याद रखिएगा यहाँ गार्जियन जो सिल्फ है वो है एरियल। एरियल जो है वो टेम्पेस्ट में भी दिया गया है, जो 1611 में ट्रेजिक कॉमेडी थी, या रोमांटिक कॉमेडी भी कहते हैं उसे लोग, टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर की, वहाँ भी एरियल का जिक्र हुआ है। तो ये जो एरियल है प्रोलॉन्ग्ड, वो इंक्रीज करता है, बामी मतलब स्वीट, रेस्ट माने नींद, नींद को अपने मालकिन के, या बेलिंडा कह सकते हो आप उसे, उसकी नींद को और बढ़ाता है। इट वॉज, ये इट है, इट वॉज ही मतलब एरियल, ये एरियल ही था जिसने सम्मन बुलाया टू हर साइलेंट बेड, उसके साइलेंट बेड पर। खामोश बेड, बेड खामोश नहीं होता है, आपको पता होगा, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। तो ये साइलेंट बेड पर उसके, यानी खामोश बेड, यानी कि खामोश बेड नहीं है, वो औरत खामोश है क्योंकि वो सो रही है। तो उसके साइलेंट बेड पर किसको बुलाता है वो एरियल?
मॉर्निंग ड्रीम को, चूंकि वो सो रही है उसके सोने को और इंक्रीज कर रहा है एरियल, और उसके सपने को ला रहा है, सुबह सुबह के सपने ला रहा है वो एरियल, खुद ला रहा है कि सपने आओ और मालकिन के सर पर मंडराओ, यानी इसके सपने दिखाओ इसको खूबसूरत। दैट होवर्ड ओवर हर हेड, जो उसके सर पर मंडरा रहे थे। होवर मतलब मंडराना, मंडराने का मतलब सपने आना। तो ये सपने और नींद ये सब सिल्फ का काम है जो एयरी स्पिरिट होते हैं, ऐसा अलेक्जेंडर पोप कहते हैं। पर पता नहीं, अक्सर हमारे साथ हम जो ह्यूमन बींग्स हैं हम ये मानते हैं हमारा नेचुरल प्रोसेस है, पर ये मानते हैं कि नहीं, ये नेचुरल नहीं है। बहुत सारे फेरी टेल्स आपने देखा होगा, उसमें भी ऐसे ही होता है। अयुत, अब सपने में क्या आता है ये दिखाया जा रहा है इस पोएम में। एक युवा जो है जो ज़्यादा चमकदार लग रहा है, वो भी किससे ज़्यादा चमकदार लग रहा है, बर्थ नाइट बो के। बो का मतलब होता है फैशनेबल यंग मैन, एक ऐसा आदमी जो फैशनेबल हो, जो वेल ड्रेस्ड हो, जो बहुत युवा हो, बहुत खूबसूरत हो। बर्थ नाइट का मतलब होता है बर्थडे किसी का अगर सेलिब्रेट होता है नाइट में, तो वो जिस कपड़े में जाता है वहाँ पर खूबसूरत दिखता है, वो उससे भी ज़्यादा चमकदार खूबसूरत वो युवा दिख रहा था जो युवा उसके सपनों में आया। दैट इवन इन स्लम्बर, जिससे कि उसके नींद में, जिससे कि बेलिंडा के नींद में कॉज्ड हर चिक टू ग्लो, उसके चिक को ग्लो करना पड़ा। यानी कि जब उसने इतने खूबसूरत युवा को देखा तो उसके गाल जो थे वो लाल हो गए। इससे पता चलता है कि वो उसके अंदर जो है वो प्रेम जग रहा है, वो इंक्लाइन हो रही है लव के प्रति। नेक्स्ट है सीम्ड टू हर ईयर हिज विनिंग लिप्स, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके कान में, हिज मतलब एरियल ने या युवा, उस युवा व्यक्ति ने, विनिंग मतलब होता है दिल जीतने लेने वाला, लिप्स मतलब होते हैं होंठ, लेकिन यहाँ वोट नहीं है वर्ड्स हैं। दिल जीत लेने वाले शब्द उसके कान में, जो वो लेट करके सपने देख रही है उसके कान में। 10 इस प्रकार से पता चलता है कि वो विस्पर शेड, यानी कि वो विस्परिंग कर रहा है, वो युवा उसके कान में, हालांकि वो सपने देख रही है लेकिन रियल में जो है एरियल उसके कान में कुछ कह रहा है। ऐसा एरियल सपने में आकर के बताता है कि मैं रियल में जगा रहा हूँ उसको, या जगाने की कोशिश करूँगा मैं इसे। नींद भी लाता है, जगाता भी है। नींद इसलिए लाता है क्योंकि वो नींद में ही उसे कह पाएगा, जब वो जागेगी तो वो नहीं कह पाएगा। ऐसा ये कोशिश कर रहा है बताने की पोएट के द्वारा। तो इस प्रकार से वो विस्पर करता है, या सीम टू से, या ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि वो कुछ कह रहा है उसके कान में। क्या कहेगा हम नेक्स्ट पोएम में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।